हेलो एवरीवन, मैं अमंतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 20 सितंबर 2015 को, और हमने इसके कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पेपर के भी कई सारे पार्ट देख सकते हैं, और अब तक मैंने 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2016 और 2015 का पेपर हाल फिलहाल में अब ये चल रहा है। मैंने सारे पेपर ये क्लियर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, तो आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। 6th, 7th, 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए, इसलिए हर सब्जेक्ट की आपको दो दो प्लेलिस्ट मिलेंगी। हिस्ट्री की दो मिलेगी, एक थ्योरी वाली मिलेगी और एक क्वेश्चन आंसर वाली मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटिकल साइंस की सबकी आपको दो दो प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक थ्योरी वाली और एक एमसीक्यू वाली। तो आप जाकर देख सकते हैं, और मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी बुक से आया है, कौन से चैप्टर से आया है। ठीक है, और मैं बताती भी हूँ, अगर आप पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं प्रूफ के साथ ये बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी बुक में से आया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए 80 तक हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे, आज देखेंगे हम 81 से। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन है पहला शिलोंग से सिलचर, दूसरा है उधमपुर से श्रीनगर, तीसरा है ईटानगर से पीसी घाट, चौथा है मनाली से लेह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, मनाली से लेह। और देखिए हिमाचल के मनाली से और लद्दाख के लेह को जोड़ता है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ठीक है, और ये आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है, जिसमें लद्दाख के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, और एक जगह इसका हिस्ट्री में भी दे रखा है, 6th क्लास की हिस्ट्री में कहीं दे रखा है, मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 6th क्लास की हिस्ट्री में भी ये दे रखा है, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में दे रखा है, उसमें उस वाले चैप्टर में है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में दे रखा है, तो उसके बारे लद्दाख के बारे में भी दे रखा है कि लद्दाख में बौद्ध धर्म के लद्दाख से ही बौद्ध धर्म कहाँ गया था, तिब्बत गया था, तो वहां पर ही ये मार्ग के बारे में भी दे रखा है। और एक जगह ज्योग्राफी में भी दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, भूस्खलन को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है, नहीं वाला हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। पहला है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, दूसरा है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रण करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। भूस्खलन रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, और जो नहीं करना चाहिए वही वाला आंसर है। देखो, हमें जो पानी बह रहा है, जो नदियों से पानी आ रहा है या किसी तरह से उसकी वजह से अगर मिट्टी बह रही है, तो हमें उस पर नियंत्रण को सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि उस पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है आपका भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संकट मानचित्र बनाना चाहिए, यानी कि मैप बनाना तैयार करना चाहिए एक, जिसमें ये बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ भूस्खलन ज्यादा हो रहा है, तो मैप के आधार पर उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, फोर्थ है आपका भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। देखो, प्रतिधारी दीवार क्या होती है? अगर आप पहाड़ों पर कभी घूमने गए हो तो आपने देखा होगा कि रोड के साइड साइड में एक दीवार भी होती है। ठीक है, जैसे ये रोड जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ी इधर की तरफ खाई होती है, एक तरफ खाई होती है और एक तरफ पहाड़ होते हैं। तो जो पहाड़ों की तरफ है वहां पर क्या होता है, एक दीवार बनी होती है। ठीक है, 5 से 6 फुट की दीवार यहाँ पर बनी होती है इधर साइड में, ताकि जो पहाड़ खिसके ना। ठीक है, पहाड़ टूटकर यहाँ रोड पर न गिरे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी घटनाएं ऐसे आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर पहाड़ खिसक गए, वहां पहाड़ खिसक गए। ठीक है, उसका वजह क्या है, हो रहा है भूस्खलन हो रहा है, और उसके कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो मनुष्य हैं वो पेड़ों को खत्म करते जा रहे हैं। पहाड़ों से जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़े रहते हैं, मिट्टी को पकड़ के रहते हैं। अब पहाड़ों पे से सब कीमती जो जितने भी होते हैं पेड़ पौधे, वो उन्होंने निकाल तो लिए हैं अपने अपने काम के लिए, कोई फर्नीचर के लिए, ठीक है, और कोई किसी और काम के लिए।
निकाल तो लिए हैं लेकिन वहां पर लगाए नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। अब देखिए कौन सा नहीं है, तो भूस्खलन को रोकने के लिए, न्यूनीकरण माने रोकने के लिए, कौन सा नहीं है, पहला नहीं है कि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, वनस्पति आवरण को कम नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वनस्पतियां ज्यादा से ज्यादा लगानी चाहिए, तो यही वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, और प्रतिधारित दीवार का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। और ये तरीका भी सही है भूस्खलन को रोकने के लिए कि जिन जिन क्षेत्रों में भूस्खलन ज्यादा होता है उनको मैप में चिन्हित करना चाहिए, और उनको संकट मैप में चित्रित करना चाहिए और उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और रोकने के उपाय करने चाहिए। रोकने के उपाय में सबसे ज्यादा जो प्रभावी उपाय है वो आपका वही है कि आप क्या करें, उस एरिया को जहां पर भूस्खलन ज्यादा हो रहा है उस एरिया को पूरी तरह से पौधों से ढक दीजिए। जो पौधों की जड़ें वो उनको मिट्टी को रोक लेंगी और भूस्खलन नहीं होने देंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है कोयला और चौथा है, देखो ये सेना नहीं है, ये क्या है, सोना है। ठीक है, क्या है, सोना। तो काला सोना किसको कहा जाता है, काला सोना आपका बोला जाता है कोयले को। किसको बोला जाता है, काला सोना कोयले को बोला जाता है, क्योंकि कोयला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी जो ऊर्जा चाहिए किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी उत्पादन करने को, तो जो हमें कोयला चाहिए वो कहाँ, जो हमें ऊर्जा चाहिए वो कहाँ से मिलती है, हमें कोयले से ही मिलती है। भारत में ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो क्या है, वो है कोयला। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये भी मैं बता देती हूँ, ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 3 से आया है। और जो 82 वाला था ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 से, ये वाला भी 2 से ही आया है। ठीक है, नीचे वाला 3 से आया है, ये वाला चैप्टर नंबर 3 से आया है और ये वाला 2 से आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। हमें देखना है कौन सा भारत का ऊर्जा परमाणु संयंत्र नहीं है। ये आया है आपका 8th क्लास के एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर का नाम है संसाधन। ठीक है, उससे आया है। अब देखिए परमाणु ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पहला है नरोरा। ठीक है, ये मिलता है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कहा मिलता है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। और दूसरा है पोखरण, देखो पोखरण नहीं है क्योंकि पोखरण यहाँ पर संयंत्र नहीं लगा हुआ है परमाणु ऊर्जा का, जबकि पोखरण में क्या किया गया था, पोखरण में पहली बार इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, ये पोखरण कहाँ है, ये है आपका राजस्थान में। तो पहली बार परमाणु ऊर्जा का परीक्षण किया गया था कि जब भारत ने परमाणु ऊर्जा को तैयार करा था, तो एक बार देखा गया था कि मतलब ठीक से हम प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज हमने बनाई है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा यानी कि परमाणु बम भी है। ठीक है, तो परमाणु बम्बों का या परमाणु ऊर्जा का परीक्षण कहाँ करा गया था, पोखरण में किया गया था। यहाँ पर संयंत्र नहीं लगाया, यानी कि फैक्ट्री नहीं लगी हुई है परमाणु ऊर्जा की, जबकि यहाँ पर परीक्षण करा गया था। देखो कलपक्कम कहाँ पर है, ये आपका तमिल में है ना, और तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिलप्पा के नाम से जाना जाता है। देखो स्थानांतरित कृषि को हम कर्तन दहन भी बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, चलवासी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है, और मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ है इसका कि जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, मतलब एक स्थान पर 2-3 साल रहेंगे, कृषि करेंगे, फिर उसको जला देंगे, फिर आगे फिर वहां से फसल ले लेंगे और फिर उस जमीन को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, फिर दूसरी जमीन पर जाएंगे, वहां उस जमीन को जलाएंगे। देखो जो जंगलों में आग लगती है उसका एक कारण ये भी है कि लोग अपनी जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी कृषि करने के लिए उस एरिया की भूमि को जला देते हैं, ताकि वहां के जो घास फूस है वो नष्ट हो जाए, और बड़े बड़े पेड़ों को वो काट देते हैं और छोटी छोटी जो घास फूस होती है उसमें आग लगा देते हैं, फिर उसको जोतते हैं। ठीक है, अपने ही हथियारों से, मतलब कस्सी से, फावड़े से और कुदालों से, जिससे भी खोदते होंगे उससे खोदते हैं, और फिर 2-3 साल वहां पर कृषि करते हैं, जब तक उस फसल में उर्वरकता रहती है। ठीक है, जब तक वो फसल वहां पर अच्छी होती है, मिट्टी में उर्वरकता रहती है, फसल अच्छी होती है, तब तक वो वहां पर रहेंगे। फिर 2-3 साल बाद फसल बेकार होने लगेगी तो उस जमीन को छोड़ देंगे, ऐसे ही फिर नेक्स्ट जमीन पर जाएंगे कहीं और, फिर जंगल को काट के साफ करेंगे, फिर वहां पर आग लगा देंगे
और कई बार आग इतनी भयावह होती है, अब गर्मियों का मौसम में इतनी भयावह आग होती है कि वो पूरे के पूरे जंगल को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो जंगल की जो आग है वो प्राकृतिक नहीं लग रही है, कई बार उसे लोग भी लगा रहे हैं। तो सभी जनजातियों से मैं खुद बोलना चाहती हूँ, अगर किसी तक ये वीडियो पहुंचे, कि भाई ऐसा मत करो, जो सिस्टमेटिक तरीके से कृषि हो रही है उसको ही करो। तुम लोग आग लगा देते हो, कितना नुकसान हो जाता है। ठीक है, देश का नुकसान हो रहा है, तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है, ये देश तुम्हारा भी है। ऐसा नहीं है भारत केवल किसी एक पार्टी का है या किसी एक व्यक्ति का है, भारत उन सभी लोगों का है जो लोग इस भारत में रह रहे हैं, जिन लोगों का इस भारत में जन्म हुआ है, जिनके माता पिता इस भारत में रह रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए प्रकृति को या हमारे देश को नुकसान हो। पहला ऑप्शन है, मलप्पा नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा है ब्राजील और तीसरा है भारत। देखो भारत में तो स्थानांतरित कृषि ही बोलते हैं, या कुमारी भी बोलते हैं, दक्षिण भारत में दहिया भी बोलते हैं, अनेक अनेक नाम है। ठीक है, चौथा है मलेशिया। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैक्सिको। मैक्सिको में क्या बोलते हैं, मलप्पा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, और ये आपका आया है जो 85 वाला है ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, और 86 देखते हैं हम, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक के अंतर्गत आता है, कौन सा जो उद्योग है वो सार्वजनिक के अंतर्गत आता है, और ये आया है आपका उद्योग वाले चैप्टर से, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, हमें देखना है सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी कि कौन सी इनमें से गवर्नमेंट कंपनी है, बाकी तो सब प्राइवेट है, जो गवर्नमेंट कंपनी है वो हमें देखनी है। पहला है मारुति उद्योग लिमिटेड, ये आपको पता है प्राइवेट है, मारुति प्राइवेट उद्योग है। दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये भी आपकी प्राइवेट है। सुधा डेयरी भी प्राइवेट है, और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है इसका काम क्या है, ये विमान तैयार करती है। ठीक है, हेलीकॉप्टर तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ग्राम सभा क्या होती है, पहले जानिए आप ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा होती है कि किसी भी गांव में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो वोट डालने के लिए सक्षम है, ठीक है, और उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनके पास एक आईडी प्रूफ है ना, जो 18 साल के बाद ही बनता है, वोटर आईडी कार्ड जो 18 साल के बाद ही बनता है। तो अगर उनका वोटर लिस्ट 18 साल से ऊपर के उम्र के हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है और उनके पास क्या है, वोटर आईडी है, तो वो किसके सदस्य हो जाएंगे, वो ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, और ग्राम सभा के सदस्य किसको चुनते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं और प्रधान होता है। यानी कि 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो वोट डालकर किसको चुनते हैं, प्रधान को चुनते हैं और उसके वार्ड मेंबर को चुनते हैं। तो आपको समझ आ गया कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा होती है किसी भी गांव में 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उनको, वो सभी किस में आते हैं, ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है पहला, सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनः निरीक्षण किया जाता है। दूसरा है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। देखो इसकी कोई भूमिका नहीं होती ग्राम पंचायत की पैसे के लेन देन में, न ही इसका कोई मतलब होता है। जबकि अगर ग्राम पंचायत कुछ भी काम गलत कर रही है, यानी कि प्रधान अगर कुछ भी काम गलत कर रहा है जो गांव के हित में नहीं है, या फिर कुछ लोगों के साथ पक्षपात कर रहा है, कि जैसे कोई योजना गरीबों के लिए आई है तो वो गरीबों को न देकर अपने अपने लोगों को दे रहा है उसका लाभ योजना का, तो उसमें जो ग्राम सभा के लोग हैं, यानी कि जो गांव के लोग हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर सुनवाई भी होगी और होती है। ठीक है, प्रधान की कंप्लेंट भी जाती है कि प्रधान गलत तरीके से काम कर रहा है। जैसे राशन आया उसने नहीं बांटा, तो लोगों को पता है कि राशन आया है लेकिन प्रधान ने नहीं बांटा है, या फिर 5 किलो आया है हर घर के लिए, हर व्यक्ति के लिए, और वो कितने दे रहा है, वो 4 किलो दे रहा है, तो इसकी रिपोर्ट वो कर सकते हैं इससे बड़े विभाग में, और वहां पर उनकी सुनवाई होगी और जो प्रधान है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3, यह जिले में सभी गांव के सरपंच की बैठक का स्थल है। देखो गांव की बैठक का स्थल नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख लिखने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है।
कि जो ग्राम सचिव होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो उसको कोई चुनता नहीं है, वो वोट डाल के नहीं, उसकी जो नियुक्ति होती है वो वोट डाल के नहीं होती है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत सरकार करती है। ठीक है, उसका प्रॉपर एक पेपर होता है, जैसे किसी भी परीक्षा को हम पास करके सरकारी नौकरी लेते हैं, उसी तरह से ग्राम सचिव का पेपर होता है, और वो पेपर क्लियर करके सचिव बनता है, और वो ग्राम सभा के भी कार्य देखता है और ग्राम पंचायत का भी कार्य देखता है। जैसे ग्राम सभा के कोई व्यक्ति रिपोर्ट करेंगे तो उस रिपोर्ट को वो आगे तक लेके जाएगा सचिव, और सचिव ये देखता है कि जितना पैसा गवर्नमेंट भेज रही है, ठीक है, प्रधान उसको सही लोगों तक पहुंचा रहा है कि नहीं, मतलब उस योजना का लाभ पूरे गांव को मिल रहा है या नहीं, जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा लगाया जा रहा है गांव के विकास में या नहीं, ये सब देखरेख कौन करता है, ये सब देखरेख करता है आपका ग्राम सचिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये पंचायत वाले चैप्टर में से आया है, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, और क्लास है 6 क्लास का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया। बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, 2 दिन में पढ़ाया था ये चैप्टर, तो प्लीज आप जाके देखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला भी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है, ये भी 6 क्लास की एनसीईआरटी से आया है, चैप्टर नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 88, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों, पहला और दूसरा कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि लोकतंत्र में कौन कौन व्यक्ति भाग ले सकते हैं। ठीक है, सहभागिता यानी कि भाग लेना, यानी कि वोट डालने का अधिकार है, या फिर जो भी अधिकार है उसका किस तरह से वो प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। ठीक है, मतलब हम सरकार को, अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, और किस तरीके से, आंदोलन करके, और आंदोलन हम किस तरह से करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हम अपने ही देश का नुकसान करेंगे, जैसे बसों में आग लगा देना और रोड को जाम कर देना, ये सब क्या है, ये गलत तरीका है। इस तरीके से नहीं आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन करना चाहिए कि हम, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, हमारा विकास नहीं हो रहा है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें किसी एक स्थान पर बैठकर, और उस वहां से हम सरकार को चुनौती दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है, ये बात यहाँ तक सही है कि लोकतंत्र क्या है, सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। तो क्यों ये वाला यहाँ पर जो ये दूसरी लाइन लिखी गई है ये गलत है, ये असमर्थ नहीं होते, सब समर्थ होते हैं। ठीक है, सभी वर्गों के लोग, समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए एक ही नियम है, तो वो सब बराबर है हमारे देश में। ठीक है, भारत में क्या है, सभी लोग बराबर हैं और सभी लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने का, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। तो ये दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है। पहला है सिद्ध सागा, दूसरा है निर्माण सागा, और तीसरा है बुद्ध सागा, चौथा है केसर सागा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th केसर सागा, और ये तिब्बत का ग्रंथ है। और ये जो दलाई लामा आए थे हमारे भारत में, ये इस को अपने साथ लेके आए हैं, इस ग्रंथ को, जो तिब्बत से आए हैं, क्योंकि चीन अब हाल फिलहाल में चीन का कब्जा है तिब्बत पर, तो वो बौद्ध धर्म को के लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए बौद्ध धर्म के बहुत सारे लोग हमारे देश में रह रहे हैं, लद्दाख में। तो वहाँ पर एक गांव है उनका जो चीन से आए हैं, और दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के धर्म गुरु हैं, वो भी लद्दाख में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से, सॉरी चैप्टर नंबर 1 से आया है। चैप्टर नंबर 1 है विविधता। ठीक है, तो विविधता में बताया है गया है कि लद्दाख के बारे में और केरल के बारे में, उसी वाले चैप्टर में से आया है, लद्दाख वाले पैरा में से आया है ये वाला क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, पटवारी या लेखपाल द्वारा दिए गए कार्यों के विषय में पहला और दूसरा 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, पटवारी एक गांव या गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पटवारी होता है उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे कोई भी पटवारी होता है तो वो एक गांव का होता है। ठीक है, एक गांव का एक पटवारी। कई बार गांव छोटे होते हैं,
या पटवारियों की कमी होती है तो एक एक पटवारी को 2-2 3-3 गांव भी मिल जाते हैं। सॉरी, 1 मिनट पानी पी लेती हूँ। तो एक पटवारी को 2-2 3-3 गांव भी मिल जाते हैं। तो जो पटवारी होता है, गांव में जितने भी खेत होते हैं, जमीन होती है, उन सभी का ब्यौरा रखता है कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है और कौन से खेत किस व्यक्ति के हैं। ठीक है, इस सब का ब्यौरा कौन रखता है? पटवारी रखता है। दूसरा है ऑप्शन, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी है। ये बिल्कुल सही है कि जब फसल आती है, मतलब जब फसल बोई जाती है, तो उसका लेखा जोखा कौन रखता है? पटवारी रखता है। पटवारी के पास रिकॉर्ड होता है कि किस गांव में कौन सी फसल उगाई गई है और किस खेत में कौन सी फसल उगाई गई है। खेत के हिसाब से खेत के हिसाब से लिखा जाता है, और ये जो रिकॉर्ड है ये हर 6 महीने में चेंज करना होता है पटवारी को। ठीक है, हर 6 महीने में वो रिकॉर्ड चेंज करेगा, क्योंकि फसलें एक साल में एक थोड़ी ना आती है, हर 6 महीने में फसलें चेंज होती हैं। तो किस खेत में कौन सी फसल है, इसका ब्यौरा किसके पास होता है? पटवारी के पास होता है, और पटवारी इसको सरकार को देता है, और सरकार यहीं से पता लगाती है कि इस साल किसानों ने कौन सी फसल ज्यादा बोई है और किस फसल की जो अधिकता है वो ज्यादा रहेगी। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट देख लेती है, और जब फसल कई बार खराब भी होती है तो उसका अनुमान लगाना भी थोड़ा आसान होता है कि बारिश की वजह से इतनी फसल खराब हो गई है, इतनी बोई गई है, तो उसी की आधार पर जो किसान है उनको मुआवजा भी दिया जाता है। ठीक है, इसी आधार पर दिया जाता है, ये जो इसके पास पटवारी के पास लेखा जोखा होता है उसके आधार पर। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।